जनरल रूल्स। ये जो चैप्टर 12 और 13 है ना, इसमें खास बात ये है कि सिर्फ थोड़े से स्कोप का फर्क है। चैप्टर 12 डील करता है पार्टनर्स की आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज को, और चैप्टर 13 डील करता है पार्टनर्स के थर्ड पार्टीज से जो राइट्स और ड्यूटीज है उनको। अब एक जुमला हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कुछ नहीं लिखा हो तो पार्टनरशिप के जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। इंटरेस्टिंगली हमारी किताब ने कहीं कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं दी उन जनरल प्रिंसिपल्स की, लेकिन आज मैं इस क्लास के वो उससे क्या कहते हैं, इसके तवस्सुत से, इस क्लास के तवस्सुत से जो है ना, वो मैं आप लोगों को वो जनरल प्रिंसिपल्स बता दूं। अगर वो जनरल प्रिंसिपल्स समझ आ गए तो चैप्टर 12 तकरीबन सारा और चैप्टर 13 तकरीबन आधा आपको समझ आ जाएगा। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? जनरल प्रिंसिपल्स का या जनरल रूल्स का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा होगा तो वो फॉलो होगा, और जहां वो खामोश होगी वहां जनरल रूल्स ही हैं। तो ये वो रूल्स हैं जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करके बदले जा सकते हैं। और अगर कहीं पे पार्टनरशिप वालों ने कुछ नहीं तय किया तो कॉमन बातें क्या होंगी? सबसे पहले इक्वल शेयर्स। कुछ नहीं तय हुआ हुआ, पार्टनर्स 5 आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ तय करना भूल गए, वो हमेशा इक्वल शेयर होल्डर होंगे। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू शेयर ऑफ लॉस। जितना प्रॉफिट में शेयर है उतना ही लॉस में शेयर है। अगर कुछ नहीं तय किया हुआ, आपने कहा ये 25-25-25 के 4 पार्टनर हैं, तो मान लें कि ये प्रॉफिट के भी हैं और लॉस के भी हैं। इसका मतलब किसी को लॉस से निकालना होगा तो एग्रीमेंट में लिखना होगा। तो जब एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा होगा या इन चीज़ों के बारे में लिखना भूल जाएंगे तो कॉमन प्रिंसिपल है लोग बराबर शेयर होल्डर होते हैं। प्रॉफिट का शेयर होल्डर लॉस का भी उतने ही फीसद का शेयर होल्डर होता है। देन नो रेम्युनरेशन, तनख्वाह नहीं मिलेगी काम करने की। अब ये मत कहिएगा नहीं हमने सुना सर कुछ को तनख्वाह मिल जाती है। जनरल रूल, कुछ नहीं तय किया तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, अगर तय हो गया तो तनख्वाह मिलेगी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसने पैसे दिए हुए हैं उसको उस पैसे के ऊपर कोई सूद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। तय कर लेंगे तो मिलेगा, नहीं तय किया तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% फॉर लोन या एडवांस। एक पार्टनर ने पार्टनरशिप को एक्स्ट्रा पैसे दिए अपने कैपिटल से ओवर एंड अबव, और कुछ नहीं तय किया। कुछ नहीं तय किया तो 6% होगा, अगर तय कर लिया तो भले 0% तय करे, भले 200% तय करे। कुछ नहीं तय किया तो एक पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो पार्टनरशिप ने खुद ही से एक रेट बताया है, सालाना 6%। वो कहते हैं सालाना 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ेगा उस एडवांस पे जो पार्टनर के पैसे लिए जा रहे हैं। देन एनी एसेट purchased firm asset is firm's property। कोई भी एसेट जो फर्म के पैसों, फर्म के एसेट से लिया जाएगा वो फर्म का एसेट कहलाएगा, पार्टनरशिप का एसेट नहीं कहलाएगा। एनी एसेट परचेज विद पार्टनर्स एसेट, एसेट के बजाय कैश लिख लें ज्यादा बेहतर है। कैश इज पार्टनर्स प्रॉपर्टी। यही 4 लोग हैं, कभी ये फर्म के लिए चीजें खरीद रहे हैं, कभी अपने लिए खरीद रहे हैं, कभी एक एसी खरीद रहे हैं कह रहे हैं फर्म के लिए खरीदा है, कभी एसी खरीद रहे हैं पता लगा अपने लिए खरीदा। कुछ नहीं तय किया तो अगर पार्टनरशिप के पैसों से लिया है तो वो पार्टनरशिप के एसेट्स होंगे, और अगर अपने पैसों से लिए तो अपने एसेट्स होंगे। देन नो कंपीटिंग बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो कि हमारे बिजनेस से टकरा रहा है, हमारा मुकाबला करता हुआ बिजनेस कॉमनली अलाउड नहीं है। इजाजत दे दें तो अलाउड है, लेकिन कॉमनली हमसे मुकाबला करता हुआ बिजनेस नहीं कर सकता। पार्टनर कैन डू एनी अदर बिजनेस।
पार्टनर कोई और बिजनेस करना चाहे तो कर सकता है, यानी कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के दौरान अगर चाहे तो वो कोई और काम धंधा करना चाहता है, पार्टनरशिप को कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लिख दिया कि तुम कोई और काम नहीं करोगे तो फिर वो कोई और काम नहीं करेगा। फाइनली, लॉस ड्यू टू नेग्लेक्ट is to be borne by all partners। किसी एक बंदे से काम करते हुए कोताही हो गई और उसमें कोई नुकसान हो गया, वो नुकसान सारी फर्म बेयर करेगी। जान के किसी ने किया तो वो बेयर करेगा, फ्रॉड किया तो वो बेयर करेगा, लेकिन अनजाने में कोताही हो गई तो वो कोताही सारी फर्म बेयर करेगी। लेकिन क्योंकि जनरल रूल है, आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। हो सकता है आप तय कर दें कि जिस पार्टनर से भी गलती होगी, चाहे अनजाने में हुई होगी, वो बेयर करेगा उसका नुकसान। तो अगर वो तय कर लेंगे तो वैसे होगा, लेकिन कॉमन रूल क्या है, जब भी किसी से कोई नुकसान गलती से अनजाने में होगा तो जो भी नुकसान होगा वो फर्म का नुकसान है और फर्म के सारे लोग अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में उसको भुगतेंगे। अगर एक पार्टनर की गफलत से भी नुकसान हुआ है, लेकिन अगर तय कर लिया कि गफलत वाला उसी के जिम्मे जाएगा तो फिर उसी के जिम्मे जाएगा। तो ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इम्प्लाइड होते हैं। बराबर शेयर होल्डर होते हैं अगर कुछ और तय ना हुआ हो। प्रॉफिट का हिस्सा जो होता है वही नॉर्मली लॉस का हिस्सा होता है, अनलेस के कुछ का तय हो। तनख्वाह नहीं तय हुई हुई तो नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं तय हुआ हुआ तो नहीं मिलेगा, एडवांस पे कुछ नहीं तय हुआ हुआ तो 6% मिलेगा। एसेट्स फर्म के होंगे, उससे खरीदेंगे तो फर्म का एसेट होगा, बंदे के पैसों से खरीदी जाएगी तो उसके होंगे। नॉर्मली अगर तय कर दिया जाए कि पैसे फर्म के लेकिन मैं अपने लिए खरीद रहा हूं, या मैंने जो खरीदा है ये फर्म के लिए खरीदा है, तो वो एक एक्सेप्शन है। कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे, कोई और बिजनेस करने की हमेशा आज़ादी होगी, और लॉस जो निगलेक्ट की वजह से होगा वो सब ने बॉर्न करना होगा। ये जनरल चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरल नहीं है, जो पार्टनरशिप ने वाजिब करार देती हैं। फॉर एग्जांपल, हर पार्टनर फर्म के वसीदर मफाद में काम करेगा, तो ये तय नहीं कर सकते कि पार्टनर फर्म के खिलाफ जाएगा, फर्म से लड़ाई करेगा, फर्म को तकलीफ पहुंचाएगा। हम ये नहीं तय कर सकते कि एक पार्टनर जान के फ्रॉड करेगा। तो पार्टनर्स की जो कुछ कॉमन बातें हैं वो ज़रूरी हैं। पार्टनर ईमानदार होगा, बेईमानी नहीं करेगा, दूसरों को हमेशा उनसे बात पूछेगा, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करेगा, कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे पूरी पार्टनरशिप को कोई नुकसान हो या सारे के सारे बेचारे परेशानी में चले जाएं कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ है। चैप्टर 12 तकरीबन 2 सफ़े तक, 2 सफ़े से मुराद मेरी किताब के 2 सफ़े तक, वो किताब में ये जो मोटे मोटे से फैक्टर्स हैं सिर्फ इन जनरल ड्यूटीज़ वगैरह की बात कर रहा होता है। चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब हमारे लिए आसान हो जाएंगे ये दोनों चैप्टर काफ़ी हद तक। अब सिर्फ इंग्लिश पढ़ते जाएंगे, बहुत ही जेनेरिक कॉमन सेंस वाली बातें हैं। पार्टनर्स के आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशंस है। ड्यूटी टू बी जस्ट, अब ये जनरल ड्यूटीज़ हैं। कुछ ऐसी जनरल ड्यूटीज़ हैं जो आप एग्रीमेंट से चेंज नहीं कर सकते, ये तो उन्होंने करना ही करना है। मसलन ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। एक आइडियल पार्टनरशिप वो है जहां म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है, गुड फेथ में काम करेंगे, बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, हमेशा ईमानदार रहेंगे। आप एग्रीमेंट में नहीं लिख सकते कि हम में से कुछ पार्टनर्स पार्टनरशिप के साथ गद्दारी करेंगे। तो पार्टनरशिप के साथ आप हमेशा ईमानदार रहेंगे, हमेशा अपने को पार्टनर्स को अकाउंट्स दिखाएंगे। जो जो ट्रांजैक्शन आपने की है, यू शुड ऑलवेज बी रेडी कि आप अकाउंटेबल हो, आप उन्हें दिखाएं कि ये मेरी ट्रांजैक्शन है, मेरी ट्रांजैक्शन है। आप हमेशा इंडेमनीफाई करेंगे कोई भी लॉस जो आपके फ्रॉड की वजह से हुआ है। जो फ्रॉड की वजह से नुकसान हुआ है वो हमेशा पार्टनर दूसरों को कंपनसेट करेगा, लेकिन जो ना चाहते हुए नेग्लेक्ट की वजह से हुआ वो सब बॉर्न करेंगे। बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म, आप हमेशा वसीदर मफाद में काम करेंगे और आप फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बाकी सारे पार्टनर्स को। तो ये वो कॉमन बातें हैं कि जब भी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखने जाएं तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके क्या राइट्स होने चाहिए, तो आप बड़े आराम से कहेंगे हाँ सर ये तो कम से कम बातें मेरा हक है, इस तरह से हो। देन हम कहते हैं कि कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट भी तय हो जाती है। ये जो हम जनरल ड्यूटीज़ की बात की है, अदर देन कंपल्सरी राइट्स एंड ड्यूटीज़, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म में बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज करना है तो ऑल ऑफ द पार्टनर्स मिलकर चेंज करेंगे।
फिर एक रूल था एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता। उसकी एक एक्सेप्शन यहां पे है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड कि एक पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ फर्म विच ही इज अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर को आप कहें कि तुम हमारे अलावा कोई और काम नहीं करोगे एग्रीमेंट में, तो दिस इज पॉसिबल। कॉमन रूल क्या है? आप ऐसा नहीं कह सकते। देन राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन फर्म। इधर कॉमन रूल्स में एक बात हमने नहीं की, अगर कुछ आपस में तय नहीं किया तो जो पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। जैसी एक पार्टनरशिप की नेचर चेंज हो, बिजनेस चेंज हो, बंदे चेंज हो, कंपोजिशन चेंज हो, तो जो राइट्स पहले से चल रहे हैं वही राइट्स बाद में रहेंगे। एक फर्म में 4 पार्टनर थे, बराबर के हिस्सेदार, एक 5वां पार्टनर आ गया, आपस में कुछ तय नहीं किया तो भी आपस में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। जब एक बाहर से नया बंदा आ गया और 4 बंदे 25-25% के पार्टनर थे, जब नया बंदा आया है तो कॉमनली अब ये सब फिर से बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे। तो अगर कुछ ना तय हो तो सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं, और अगर तय कर लेंगे कि जो आने वाला है वो 25% का और हम 10, 11, 15 इस तरह से हैं तो वैसे हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन फॉलोइंग सिचुएशन। इन तीनों सिचुएशन में चेंज से पहले जो हो रहा था और जो चेंज के बाद हो रहा है बराबर ही होगा। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म में नया बंदा आ गया या पुराना बंदा छोड़ के जा रहा है। पुराना छोड़ के जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाए उसका हिस्सा कोई और कब्जा ले। अगर एक छोड़ के जा रहा है तो भी बाकी लोग बराबर उसका हिस्सा शेयर करेंगे। कोई नया आ रहा है तो सब लोग बराबर अपना हिस्सा लूज करेंगे नए बंदे के लिए। एक फर्म फिक्स टर्म के लिए बनी थी लेकिन अब उस टर्म के बाद भी चल रही है, तो भी इनके जो राइट्स पहले थे वही बाद में। एक फर्म कुछ काम कर रही थी और उसने कुछ नए काम शुरू कर दिए, तो भी जो पहले राइट्स थे वही राइट्स बाद में भी रहेंगे। यहां तक अगर कोई सवाल है तो बताएं, लेकिन काम का सवाल इस टॉपिक में से होना चाहिए। जी जो पहला पॉइंट है ना, उस पे रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड, जी जी वो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो वो फिर भी उस तरह जी। अब अगेन रिटायरमेंट से क्या मुराद है? जब एक पार्टनर चला जाता है तो डेथ में भी एक पार्टनर चला जाएगा। अब पार्टनर के जाने पे क्या करना होता है? अपने असासों में से जो उसका हिस्सा होता है वो उसको देना होता है, और असासों में गुडविल भी काउंट हो रही होती है। उसको उसका हिस्सा दे दिया, अब वो चला गया। अब वो था 18% का शेयर होल्डर, चला गया, अब उसका 18% बाकियों के साथ कैसे होगा? उसी रेशो में होगा जो रेशो उनकी पहले से चल रही है। ओरिजिनल पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, एक नई पार्टनरशिप शुरू होगी। जब भी एक नया पार्टनर आता है, जब भी पुराना पार्टनर छोड़ के जाता है तो पुराना रूल खत्म हो जाता है, नया। अब अगेन पार्टनरशिप नई जरूरी है कि क्या कागज पे शुरू हो? एक बंदा मर गया, सबने को हो बड़ा अफसोस हुआ, बंदा मर गया, चलो ठीक है उसके हिस्सा उसके घर वालों को दे देते हैं, घर वालों को हिस्सा दे दिया और बाकियों ने अपने आपस में काम शुरू कर दिया। तय ही नहीं किया कि अब नई रेशो क्या होगी, तो कॉमन रूल क्या होगा? इक्वल, या जो जिस तरह से पहले से चली आ रही है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो पार्टनरशिप की किस्म चेंज हो जाए, कंपोजिशन चेंज हो जाए या बिजनेस चेंज हो जाए, जो राइट्स पहले चले आ रहे थे वही बाद में, लेकिन एग्रीमेंट में कुछ और तय कर लें तो आपकी मर्जी है। कॉमन रूल है कि वो सेम रहेंगे। क्वालिफाइड ड्यूटीज पार्टनर्स की एग्रीमेंट से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर बंदा जितना मर्जी कैपिटल लेके आ रहा है उसका हक है कि वो बिजनेस को देखे और चीज़ों को आके चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है। ड्यूटी टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी है कि वो अपना काम ध्यान से करे। अगेन अगर आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि तुम ध्यान से नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान तुम बेयर करोगे, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं लिखा हुआ तो क्या कॉमन रूल है? नुकसान सब बेयर करेंगे, लेकिन जो विलफुल निगलेक्ट होगी, जान की होगी या फ्रॉड होगा वो भुगतेगा। राइट टू बी कंसल्टेड, हर बंदे का ये हक है कि उसको कंसल्ट किया जाए, जब भी कोई मामला हो उसे मशवरा लिया जाए, उसे मुशावरत की जाए, अनलेस कि आपने एग्रीमेंट में कह दिया फलाना बंदे से मशवरा कभी भी नहीं लेंगे। अलाउड है, आपका ये राइट खत्म किया जा सकता है एग्रीमेंट चेंज करके। राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म के रिकॉर्ड्स तक आपको एक्सेस होगी, जो पार्टनर है उसको फर्म के रिकॉर्ड की एक्सेस होगी। देन रेमुनरेशन, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन बिजनेस, लेकिन सम टाइम रेमुनरेशन एक एक्टिव पार्टनर को दे दी जाती है एग्री करके, तो एग्री नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, नॉर्मली हर पार्टनर का राइट है कि शेयर प्रॉफिट इक्वल करे अनलेस डिफरेंट एग्री हुआ है। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में इंप्लाई एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज ओनली, प्रॉफिट का जो एग्रीमेंट है उससे खुद ब खुद तस्वुर कर सकते हैं कि लॉस में भी बराबर ऐसा होगा, अनलेस के कुछ को एग्जाम कर दिया और कुछ और तय कर लिया हो।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तब अलाउ होता है जब एग्री हुआ होता है, और अगर एग्री होगा तो मिलेगा, और ये प्रॉफिट्स में से पहले निकलेगा, बाद में प्रॉफिट्स की तकसीम होगी। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर एक पार्टनर ने कोई पेमेंट या एडवांस कर दिया अपने कैपिटल से ओवर एंड अबव और कुछ नहीं तय हुआ, तो उसका हक है कि उसको 6% पर एनम उसके ऊपर इंटरेस्ट मिले। राइट टू इंडेमनिटी, हर पार्टनर का राइट है कि जब उसको किसी वजह से कोई लायबिलिटी पे करनी पड़ जाए तो फिर बाद में फर्म वालों से कंपनसेशन मांगे कि भाई मेरे हिस्से के मुझे तो पैसे दो। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट, अगर जान के उसने निगलेक्ट किया है तो फिर वो फर्म को कंपनसेट करेगा जो उसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ है। ये बड़े ही कॉमन से रूल्स हैं, बड़ी ही सीधी सी बातें हैं जो कि कॉमन सेंस वाली भी हैं कि ज़ाहिर इस तरह से होता होगा, लेकिन मैं इसलिए आपको एक लिस्ट सी बता दी कि ये अगर चंद रूल्स आप जहन में रखेंगे तो उससे जो है ना फिर उसके बाद ये सारा समझना आसान हो जाएगा। पर्सनल प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, एसेट्स, नेम, कनेक्शन को यूज़ करते हुए कोई ज़ाती मुफाद कमा लिया, ज़ाती प्रॉफिट कमा लिए, तो फिर वो बाउंड है कि वो सबको वो प्रॉफिट वापस करे। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप के कनेक्शन है, वो एक कपड़े की दुकान पे खड़ा हुआ है, वो कपड़े वगैरह बेचते हैं, और एक बंदे ने आके कहा कि जी ये जो ग्राहक था वो कपड़े देख रहा था, तो इसने उसे जाके कहा कि जी इससे ज़्यादा अच्छे कपड़े मैं आपको एक और दुकान बताता हूँ, ये कार्ड ले जाएं, उस दुकान पे जाके मेरा नाम लीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा रेट मिल जाएगा। ग्राहक इस दुकान के नाम पे आया है, उसको कार्ड दे के अपनी किसी और दुकान पे भेज दी और वहाँ से पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया। या फॉर एग्जांपल किसी ने कोई डील वगैरह करवाई किसी की और उसके पैसे जेब में डाल लिए और किसी को कानो कान खबर ही नहीं होने दी। भाई प्रॉपर्टी डीलर था और एक दिन उसके फ़ोन पे कॉल आई, फ़ोन का नंबर वो जो फर्म ने लेके दिया हुआ था, फ़ोन पे कॉल आई कस्टमर की, उसने कहा जी मैंने फ़लाने इलाके में मुझे एक जगह चाहिए। वो गया वहाँ, उसको जगह दिलवाई, बार बार उससे कमीशन लिया और बाकी पार्टनर्स को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। तो इसने फर्म के कनेक्शंस, नंबर, सिस्टम इस्तेमाल करते हुए ज़ाती प्रॉफिट कमाया। जब पकड़ा जाएगा वो फर्म को उतने पैसे देने का पाबंद होगा कि जितना उसने उसमें प्रॉफिट कमाया होगा। कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता, फर्म में रहते हुए वो ऐसा काम नहीं करेगा जो उसी फर्म का बिजनेस है, अगर करेगा तो ये गद्दारी होगी और फिर वो उस कंपीटिंग बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो फर्म को देगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? क्या पार्टनरशिप्स की जनरल ड्यूटीज, राइट्स और ये चीज़ें समझ आ रहे हैं? कुछ चीज़ें एग्रीमेंट से चेंज हो सकती हैं, कुछ नहीं चेंज हो सकती, और मैंने आपके सामने तकरीबन सारी बातें लिख दी कि ये वो वाली बातें हैं ज़्यादातर जो इस तरह से होती हैं, लेकिन अगर आप तय कर लें तो किसी और तरह से भी हो सकती हैं। आगे चलें, पार्टनरशिप के एसेट्स। अब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉब्लम क्या है, 4 लोग हैं, वही चारों मिलके पार्टनर हैं, उनमें से कोई एसेट उनके ज़ाती हैं, कुछ एसेट फर्म के हैं। अब एक पार्टनर एक बाइक पे आ रहा है फर्म, अब पता नहीं बाइक फर्म की है या उसकी है। पार्टनर एक मेज़ कुर्सी पे बैठा है, पता नहीं वो उसकी है या फर्म की है। पार्टनरशिप ने एक एसी खरीदा, पता नहीं वो उसके घर के लिए खरीदा या पार्टनरशिप के लिए खरीदा। तो कन्फ्यूजन ये होती है कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप एसेट और क्या जो पार्टनरशिप के एसेट नहीं है। तो पार्टनरशिप के एसेट या पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? 4 चीज़ों को। इनिशियली वो सारे एसेट्स जो इनिशियली फर्म में लाए गए, जब फर्म बनी थी तो जो जो लोग जितने जितने लाख रुपए, जितने जितने प्लॉट, जो जो गाड़ी, जो जो एसेट शुरू में लेके आए वो फर्म के हैं। फिर जो उन आए हुए एसेट्स में इजाफा हुआ, एक बंदे ने कहा ये मेरा घर है, ये फर्म ले ले, और समझे 2 करोड़ का मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब वो जो घर फर्म को दे दिया गया, उस घर का किराया कैसे मिलेगा? फर्म को। तो उन एसेट्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी राइट है, वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। फिर वो तमाम एसेट जो फर्म ने अपने पैसों से खुद खरीदे या किसी ने फर्म के लिए खरीदे, ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म, या फर्म ने खरीदी या पार्टनर ने फॉर द फर्म खरीदी, और उन प्रॉपर्टियों पे कोई राइट से इंटरेस्ट जो डेवलप हो वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। और देन आखिरी चीज जो गुडविल है वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। तो किताब को लगा कि आपको गुडविल ही समझा दें कि गुडविल क्या होती है। गुडविल एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, मीनिंग एक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट जिसकी क्वांटिफाइबल वैल्यू है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल गुडविल की होती है कि फर्म की बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती है, इस रेपुटेशन की वजह से आप अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। तो गुडविल का फार्मूला भी दे दिया, वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल माइनस टोटल वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। याद करें वो जो 10 लाख की दुकान में सामान था और कितने की बेची थी? 1 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ की बेची। तो जो 1 करोड़ 40 लाख ऊपर लिया वो गुडविल का है। वैल्यू ऑफ द बिजनेस 1.5 करोड़ माइनस दिखने वाले आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितने? 10 लाख। तो 1.5 करोड़ माइनस 10 लाख 1 करोड़ 40 लाख बन गई आपकी गुडविल। यहाँ कुछ छोटी छोटी सी बातें उन्होंने की।
Unless any contrary intention appears, any property purchased with partnership money without other partner consent will be deemed to be पार्टनरशिप के पैसों से जो खरीदा जाएगा जब तक कुछ और तय नहीं हुआ वो पार्टनरशिप के एसेट काउंट होंगे। ये हर पार्टनर की ड्यूटी है कि फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ फर्म के लिए इस्तेमाल करे, सिवाय कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और तय हुआ हो। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को लेके कोई कंफ्यूजन? पार्टनरशिप के एसेट से कैश में से अपने लिए कुछ खरीद सकता है? जी, क्या पार्टनरशिप के एसेट्स में से अपने लिए कुछ खरीद सकता है? अगर वो बता के खरीदेगा, उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेगा, लोगों को बताएगा और कहेगा मैंने आपके पैसे वापस करने हैं, तो फिर वो उसका एसेट कहलाएगा। लेकिन उसने खामोशी से खरीद लिया एसेट, किसी को कुछ नहीं बताया, अचानक से मुद्दा सामने आया, तो कॉमन रूल क्या है? पार्टनरशिप के पैसों से खरीदी हुई चीज़ किसकी होगी? पार्टनर की, अनलेस कि एक बंदे ने खुद बताया हो। अब इसने चूंकि नहीं बताया तो ये फर्म की मानी जाएगी। लेकिन अगर इसने अपनी इंटेंशन शो कर दी, कोई एंट्री डाल के, कोई रिसीवेबल बुक करके, कोई लोगों को बता के, कोई उसने कह दिया है कि जी इस वक्त मेरे पास पैसे कम थे, मैंने फ़िलहाल तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर लिए तुम लोगों के, मैं महीने बाद दे दूंगा, मेरे से इतना इंटरेस्ट भी ले लेना। अगर इस तरह की कोई बात है जिससे साबित हो रहा है कि वो एसेट वो अपना काउंट करना चाह रहा है, अगर सब उस पर राज़ी हैं तो अलाउड है। जी, यहाँ कोई सवाल था? हो गया कवर?